नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से खौल उठी है। मायावती अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज नजर आई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए, हम उन्हें सम्मान देंगे। सीधा सा मतलब यह है कि ब्राह्मण विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, 23 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उससे जो कुछ नतीजा निकलकर सामने आया उस पर मायावती की पूरी निगाह है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परेशान करने वाली परिस्थिति इसलिए है क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव भी सम्मान दिलवाने, न्याय दिलवाने की बातें पीडीए के तहत कर चुके हैं और अब मायावती जी भी वही राग अलाप रही हैं। तो ऐसे में क्या है इसके मायने समझेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। केपी मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद हिमांशु जी। सर, मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण विधायकों का जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि पूरा सम्मान हम ही उनको दिलाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, ना ही भारतीय जनता पार्टी। तो इसको किस तरह से देखा जाए। अभी हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की बैठक भी हुई थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता का ज्ञान दे रही थी। तो क्या उनके वोट बैंक पर मायावती जी अपने जन्मदिन पर निशाना साध रही है? देखिए हिमांशु जी, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी मिश्रा जी हैं और बहुजन समाज पार्टी में भी एक मिश्रा जी लंबे समय से हैं। और इसमें काफी हद तक मैं मायावती जी की बात को सही भी मानता हूं। ब्राह्मणों को जो सम्मान मायावती की सरकार में मिला है, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरा कार्यकाल अपना खत्म करने वाली हो, इतना सम्मान ब्राह्मणों को भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा की सरकार में मिला है। उसका आपके सामने एक नजरिया है कि अगर इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को दे रही होती तो ब्राह्मण समाज के विधायक पंचायत नहीं करते। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मामला उस तरह का है। और मायावती जी अगर ये बात कह रही है तो वो तथ्यों के आधार पर कह रही है और उन्होंने कर दिखाया। लेकिन मायावती जी का जो सिस्टम चल रहा है पिछले 10-15 साल से, उससे हमें लगता तो है नहीं कि मायावती जी वास्तव में पार्टी को चलाना चाहती हैं या वास्तव में पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं। हमें तो ये लग रहा है कि मायावती जी बीजेपी की कदम ताल मिलाते हुए खाली जो है नूरा कुश्ती कर रही हैं। पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को आगे चलाने के लिए कोई सीरियस काम वो कर रही हैं, वो तो कहीं दिखाई देता नहीं है। आप चाहे लोकसभा का चुनाव लें, चाहे उससे पहले 22 का चुनाव लें, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि किसी को नहीं बनाया, किसी को कमांड नहीं दी, अपने बाद अपने भतीजे को आगे बढ़ाया और भतीजे ने लगा भाई नया युवा है, जोश है और वो कुछ करेगा। जैसे ही वो तेजी से गाड़ी को स्टीयरिंग पकड़ के एक्सीलेटर दबाता है, मायावती जी तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगवा देती है। तो ऐसे झटके उसको बीच बीच में दिए, फिर पार्टी से निकाल देना, फिर वापस ले लेना। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मायावती जी भी कहीं ना कहीं समझौता कर रही हैं पार्टी के साथ। और बीच बीच में वो अपनी इस तरह की बयानबाजी देती रहती है। हालांकि बयानबाजी भी बहुत कम है, खाली ट्विटर पर रह के आप पार्टी को चला पाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा संशय है। मायावती जी कभी सड़कों पे नहीं उतरती है, लेकिन उनके लोग कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते हैं। मायावती की बड़ी बड़ी रैलियां मुझे याद है जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते थे। ऐसी रैलियां भी हमें बहुत दिनों से नहीं देख रहे हैं। तो मायावती जी क्या पार्टी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के वो काम कर रही हैं, अभी ये देखना बाकी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो, जैसा कि उनका बयान आया है अपने जन्म, आज वो 70वां जन्मदिन मना रही है, हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि वो दीर्घायु हों, लंबी आयु जिए। लेकिन जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रही हैं, जिस प्रकार से वो बात कर रही हैं, क्या सीरियस पार्टी को चलाएंगी, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आज भी उन्होंने कहा है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो अगर आपको राजनीति चलानी है, आपको सामदाम दंडभेद सियासत में करना है, आपको सरकार बनानी है, तो आपको कई बार गठबंधन भी करने पड़ते हैं, आपको कई बार दांव पेच भी करने पड़ते हैं। राजनीति में तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। आप पहले ही बता दे रहे हैं कि हम किसी गठबंधन में नहीं आएंगे, तो आप जता रही हैं कि आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और कहीं ना कहीं आप दबाव में इस तरह की चीजें कर रही हैं। तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि इसका एक मैसेज जनता को जाता है। जी। अच्छा, मायावती क्योंकि आपने अभी जिक्र किया 70 साल की हो गई हैं, तो
वो राजनीतिक कमान अपने भतीजे को देना भी नहीं चाहती हैं, खुद कमान रखना भी चाहती हैं। लेकिन जिस तरह से बीएसपी का हाल इन दिनों हो रखा है, 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, क्या वो उसको दोबारा पाने की कोशिशों के तहत ही ये ब्राह्मण विधायकों का जिक्र कर रही हैं, या फिर तमाम सर्व समाज का जिक्र कर रही हैं, या फिर उनके मन में कुछ और है कि मतलब वो चुपके चुपके चाहती हैं कि जो वोट बैंक उनका खोया है वो तो आए ही, साथ ही नया वोट बैंक भी उनके साथ जुड़े, लेकिन उसके लिए वो प्रयासरत उतना नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो खामोश हो गई। अब उन्होंने फिर से अपने जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। सर। देखिए देखिए हिमांशु जी, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय बहुजन समाज पार्टी के वोटर का, सपोर्टर का बहुत बड़ा सहयोग है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि मायावती जी का पार्टी को लेके जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह से वो काम कर रही हैं पिछले 10 साल से, उससे कहीं ना कहीं उनका वोटर बिदक गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अब की बार 400 पार और 400 सीटें हमें दीजिए तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार से अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी अमित शाह जी ने लोकसभा में की, तो एक रिएक्शन बहुत बड़ा हुआ पिछड़े और दलितों वोटरों में, और मायावती जी उस टाइम गायब रही। अगर ऐसे में मायावती जी एग्रेसिव होकर सड़क पे उतरती और मायावती जी यूपी में एक ऑप्शन उन लोगों को देती, तो मायावती मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में भाजपा को दे सकती थी। और वो निष्क्रिय रही, उन्होंने कोई ऐसे बयान नहीं दिए, वो सड़कों पे नहीं आई, उन्होंने उल्टा अपने भतीजे को भी पार्टी से हटा के निष्क्रिय पार्टी कर दी। तो उसका सीधा सीधा फायदा वहां पे जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल था गठबंधन के रूप में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, उसको भारी फायदा हुआ। आपने देखा जो कांग्रेस मरी पड़ी थी उसकी भी कुछ सीटें आ गई लोकसभा की, और रिकॉर्ड फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। उसमें आप कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि मायावती का बड़ी मात्रा में वोट ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी को। तीसरा जो मैं देखता हूं कि एक ऑप्शन के रूप में चंद्रशेखर भी अपना खाता खोलने में कामयाब पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहे, और दलितों के युवा नेता के तौर पे वो उभर रहे हैं। अब आज देखिए कि मायावती जी बहुत बड़ी नेता है दलिता की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज वो किसी भी सदन में नहीं है। एकमात्र विधानसभा में उनका सदस्य है, और वो भी अपने बलबूते है। उसमें बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी का कोई बड़ा सहयोग है मुझे नहीं लगता। तो आज आप देखिए कि किसी भी सदन में मायावती जी का प्रतिनिधित्व ना होना, और उनके विपक्ष में जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ है चंद्रशेखर रावण, वो एक युवा नेता के रूप में, दलित नेता के रूप में आज सांसद है, पार्लियामेंट में सवाल उठाता है, और जहां भी कोई घटना दलितों के खिलाफ होती है या उनके लिए होती है वहां तुरंत पहुंच जाता है। आपने देखा पिछले दिनों वेस्टर्न यूपी में एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, वहां वो पहुंच गया। दूसरा, एक युवक को मार दिया गया, वहां वो पहुंच गया। तो लगातार वो एक्टिव है, खबरों में बना हुआ है। तो ये जो दो झटके मायावती के साथ हैं, कि मायावती का खुद निष्क्रिय हो जाना और चंद्रशेखर का तेजी से बढ़ना, तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति मायावती के वोटर में है। और वो कंफ्यूजन की स्थिति में आने वाले जो आप देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव हैं, चंद्रशेखर का आप उसकी पार्टी है, और वो पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेगी। अब वो जब चुनाव लड़ने का काम करेगी तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को करेगी, जिसका नुकसान मायावती को होगा। और उसमें ये होगा कि मायावती का वोट अगर बटेगा तो सीधे सीधे उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वो अखिलेश को नहीं मिलेगा। अगर चंद्रशेखर रावण ना हो, मायावती ना हो, तो वोटर को मजबूरन समाजवादी पार्टी में जाना पड़ता है। अगर उसको ऑप्शन मिलता है तो वो फिर समाजवादी पार्टी के बजाय चंद्रशेखर के साथ जाएगा, या जहां मायावती मजबूत लगेगी वहां जाएगा। अगर हम आकलन करें, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पे अभी भी मायावती जी की पार्टी है। आज भी उत्तर प्रदेश में 15 से 20% वोट मायावती के पास है। ऐसा नहीं है, जहां पे आपको ये लगता है कि बहुत कम वोट है, वहां पे भी मेरा मानना है 8 से 10% आज भी बसपा का है। लेकिन बसपा उस वोट को संभालने के लिए, उस वोट को पकड़ने के लिए, उस वोट को स्थिर रखने के लिए कोई ऐसा प्रयास कर रही है, वो मुझे नहीं लगता जी। अच्छा, बसपा के पास अपना कोर वोट बैंक तो है, जिसकी वजह से वो मतलब बिल्कुल साइडलाइन होकर भी साइडलाइन नहीं है।
लेकिन उसी वोट बैंक पर क्या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी भी निगाहें टिकाए हुए हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उससे मतलब जिस तरह से मायावती जी अखिलेश यादव के लिए रुख रखती हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से मंचों पर वो भाषण देती रही हैं, अखिलेश यादव ने आज जो है जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा है उन्होंने, वो निरंतर करती रहे। यानी कि वो मायावती को अभी भी सॉफ्ट हैंड ले रहे हैं बहुत ज्यादा। उनको उनकी मतलब जन्मदिन है, ठीक है, उस पर वो सीधे हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पहल करने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं मायावती की तरफ, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा वोट बैंक है। हिमांशु जी, अगर आप देखें मायावती जी का हो, अखिलेश का हो, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में, हम्म, इस हम्म, सब 19 में आपने देखा था। हम्म, और उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे तो बहुत खराब भी नहीं रहे थे। तो नहीं, कम से मायावती जी कम के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। मायावती हाँ जी के जी, लिए तो अच्छा ही अच्छा था। जी, तो इसलिए इसलिए संभावनाएं, अखिलेश हम्म, भी ये देखते हैं कि मायावती जी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ रुख लेती हैं, तो उसका हम्म, फायदा समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। समाजवादी हम्म, पार्टी को पिछड़े और दलितों का फायदा हुआ है, बसपा का वोट टूट के उनके पास गया है, उसी से हम्म, तो उत्साहित होकर उन्होंने पीडीए बनाया था। हम्म, उसी से उत्साहित होकर ही तो वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की बात कर रहे हैं वो। हम्म, दूसरा, आपको यह भी देखना होगा कि बसपा में बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट जाता था, जो धीरे धीरे अखिलेश के पाले में चला गया है। तो हम्म, अखिलेश जी जानते हैं कि मायावती अगर सीरियसली एक्टिव होती हैं और वो राजनीति में थोड़ा सा तरीके से आती हैं, तो खाली भाजपा को ही नुकसान नहीं करेंगी, वो अखिलेश को भी नुकसान करेंगी। तो हम्म, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मायावती जी इसी तरह काम करती रहें जिस तरह वो कर रही हैं। वो बड़े खुश हैं, इसीलिए वो उनको बधाई दे रहे हैं कि जो कर रही हैं इसीलिए करते रहिए, ताकि हमारी दुकान मजबूत रहे। इसका सीधा हम्म, सीधा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि लोकसभा में मायावती जी के निष्क्रिय होने से जिस प्रकार से अपार बंपर फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय मायावती की पार्टी को भी जाता है। मैं पहले ही कह चुका कि अगर मायावती एक्टिव होती, शायद समाजवादी को और कांग्रेस को इतना फायदा नहीं होता। आज भी हम्म, हम देखते हैं, जब आंकड़े हम देखते हैं, तो दूसरे तीसरे नंबर पे कई जगह बसपा खड़ी दिखाई देती है। तो बसपा का वोटर तो आज भी है, और जहां उसको ऑप्शन मिलता है और उसको हाथी दिख जाता है, वो तुरंत हाथी का बटन दबाता है। अब जहां हाथी है ही नहीं ईवीएम में, वहां क्या बटन दबाए वो? फिर ऑप्शन देखता है कि भाई वो साइकिल का बटन दबाए, कि हाथ के पंजे का बटन दबाए, कहीं नलके का बटन दबाए। फिर वो सोचता है, अगर उसको हाथी दिख जाता है, फिर वो आंखें बंद करके हाथी का बटन दबाता है। तो इसलिए वो हम्म, हाथी का बटन ढूंढता है, और इसीलिए आपको हर सीट पे अच्छे खासे वोट हाथी के दिखते हैं। तो हम्म, मायावती जी क्या करेंगी? मायावती जी का कहना यह है कि अगर हमारी ईवीएम में धांधली नहीं हुई तो सरकार बनेगी। तो क्या वो अभी भी ये कहना चाहती है कि ईवीएम में धांधली हो रही है? तो हम्म, मायावती जी का कोई स्टैंड मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा है। जबकि चुनाव नजदीक हैं, चुनाव की तैयारियां लगभग भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से कर रही है, समाजवादी पार्टी एक्टिव दिखाई देती है। इसमें मायावती का मुझे कहीं इस तरह की तैयारी दिखाई नहीं देती है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। नहीं तो व्यक्ति महीने में मीटिंग, एक मीटिंग, दो मीटिंग अपने कार्यकर्ताओं की, अपने अधिकारियों की करता है। तो मायावती हम्म, जी की हमने कोई ऐसी खबर सुनी नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बुला के डिस्कशन कर रही है कि किस प्रकार पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे नहीं हम्म, लगता कि वो बहुत ज्यादा कुछ अभी एक्टिव हैं। अब आने वाले समय में क्या करेंगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। जी। अच्छा, ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर जो है मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो एक आपदा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसे आपदा की तरह हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक एकजुट हो रहे हैं, जो उनके कोर वोट बैंक है जाहिर तौर पर, वो क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे या फिर जाएंगे? क्योंकि वैसे तो हम देख रहे हैं कि जो उनके खुद के समाज के वोट बैंक है वो भी छितर रहे हैं, लेकिन मायावती जिस स्थिति में अभी हैं 2027 तक जो है वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाहिर तौर पर वो एक्टिवली चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में ये जो ब्राह्मणों का मसला है जिसको लेकर वो कह रही हैं कि हम हक दिलाएंगे या फिर उनकी आवाज बनेंगे, क्या आपको लग रहा है कि वो उस पर जाएंगी या उस तरफ और ज्यादा जोर लगाएंगी? देखिए हिमांशु जी, आपको ये समझना होगा कि चाहे वो ब्राह्मण विधायक हो, चाहे वो ठाकुर विधायक हो, चाहे वो तीसरी किसी जाति के विधायक हो, हम्म, विधायक और जाति बाद में है, पहले वो नेता हैं। और वो
हमेशा जीत की तरफ जाना चाहते हैं। मायावती जी कितनी मजबूत हैं, कौन सी उनको जीत दिला सकती हैं, ये निश्चित करेगा, ये तय करेगा। वो मायावती जी आज किस स्थिति में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मायावती के साथ किस लिए आएंगे? क्या मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से मजबूत आज उत्तर प्रदेश में है, जो ब्राह्मण विधायकों को न्याय दिला देंगे? तो इसलिए अगर ऑप्शन में ब्राह्मण विधायकों को करना होगा तो उनको देखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वो कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत सकते हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाएंगे, जब वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। भले ही वो नाराज रहे किसी एक तबके से, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की लखनऊ की लड़ाई है, उसमें जो 2 धड़े बने हुए हैं, कई जगह तो 3 धड़े बने हुए हैं पार्टी में, तो उन धड़ों में बटे हुए हैं विधायक भी। अब ये जो अग्रेसिव होके खड़े हैं, जो पंचायतें कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, ये कौन-कौन से विधायक हैं, कौन-कौन से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, कौन-कौन से दिल्ली के संपर्क में हैं, कौन-कौन से बाबा के संपर्क में हैं, ये चीजें देखनी होगी। क्योंकि हमको ये निश्चित तौर पे मानना पड़ेगा कि दिल्ली में और लखनऊ में तल्खी है और बाबा उस तल्खी को बढ़ा रहे हैं, और वो लोकसभा में भी हमने देखा, विधानसभा में भी उस तरह की तस्वीर हमें दिखाई देगी, जहां पे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई आपको आमने सामने दिखेगी, और उसके फायदे और नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होंगे। अब बाबा को कितना नुकसान होगा, बाबा दिल्ली को इग्नोर करके कितना जीत पाएंगे, कितना फायदा ले पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि बाबा जिस तरह से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से उनके ऊपर कोई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाबा को सपोर्ट आरएसएस का भी है, संघ का भी। हालांकि संघ जिस मरी हुई स्थिति में मुझे आज दिखाई दे रहा है, संघ भी पीछे हट गया है। अब ये दिल्ली की और लखनऊ की लड़ाई जो है आमने सामने हो गई है, और इसमें मुझे बाबा बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया है, तो उसको परमानेंट नहीं किया। जैसे आपने एक तालाब में कंकड़ फेंक के देख लिया है कि कहीं आरएसएस या कोई दूसरे लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं, तो जब कोई विरोध के सुर आए नहीं है, तब उन्होंने कहा कि अब इनको परमानेंट कर दिया जाए। पहले उन्होंने ये देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि विरोध के सुर आ जाएं, और सबसे पहले ये लग रहा था कि आरएसएस ही विरोध करेगी कि आप इस तरह के नए आदमी को क्यों बना रहे हैं। अगर आपको नए युवा को ही बनाना है, तो आपके पास तो युवा पहले से हैं, आपके पास अनुराग ठाकुर हैं, आपके पास महाराष्ट्र के सीएम हैं, आपके पास बहुत सारे युवा हैं जो केंद्र में और अपने प्रदेशों में मजबूत स्थिति में हैं। बिहार से इस तरह के नए नवेले विधायक और मंत्री को आप लेके आते हैं, तो ये जताता है कि दिल्ली आज भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, और आरएसएस किस पे कुछ नहीं बोल रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कई लोग ये सोच रहे थे कि विरोध हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर इंटरनली भी ये सोच रहे थे कि इसका विरोध हो सकता है, इसलिए इन्होंने कंकड़ फेंका था, और वो कंकड़ फेंका और बहुत ज्यादा कुछ तालाब में फर्क नहीं पड़ा। तो अब 20 तारीख को घोषणा कर दी जाए, क्योंकि अब तक अगर विरोध नहीं हुआ तो अब क्या विरोध होगा। तो इसलिए क्या है कि बाबा को भी समझ में आ गया कि दिल्ली से अगर लड़ाई लड़नी है तो खुलेआम मजबूती के साथ लड़नी होगी। उसका हश्र क्या होगा, वो देखने वाली बात है जी। अच्छा, ब्राह्मण विधायकों को लेकर मायावती कह भले रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन है? वो अखिलेश यादव हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई अगर ऑप्शन देखेगा, तो मायावती से बेहतर तो वो समाजवादी पार्टी का रुख करेगा। मायावती जी का रुख नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी एक्टिव नहीं है और एक्टिवली राजनीति में वो नहीं दिखाई दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।